यह कहानी एक अमीर व्यवसायी किम मिन क्यू की है, जो एक अजीब बीमारी से पीड़ित है। जब भी वह किसी दूसरे इंसान के शारीरिक संपर्क में आता है, उसके शरीर पर भयंकर खुजली होने लगती है और फिर सांस लेने में तकलीफ होती है। गंभीर मामलों में वह बेहोश भी हो सकता है या मर भी सकता है। मिन क्यू की सबसे बड़ी इच्छा एक गर्लफ्रेंड रखने की है, लेकिन अपनी बीमारी की वजह से वह लड़कियों के पास नहीं जा सकता। यह एक संभावित बहाना है और इसी वजह से वह पिछले 15 सालों से अपने घर में अलग थलग रह रहा है। उनका निजी डॉक्टर उनके एकमात्र विश्वास पात्र है, जिन्होंने कई तरीके आजमाए हैं, लेकिन कोई इलाज नहीं मिला। इसलिए एक दिन वह मिन क्यू से कहता है कि वह अपने अकेलेपन को स्वीकार करे और उसे एक स्मार्ट वॉच देता है, जो रंगों का इस्तेमाल करके उसकी एलर्जिक स्थिति को मॉनिटर करेगी। नीला रंग सामान्य है, पीला हल्की प्रतिक्रिया को दर्शाता है, नारंगी का मतलब है कि मिन क्यू की सांस रुकने लगी है और लाल का मतलब है कि कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाएगी, ऐसी गंभीर स्थिति जिसका उसने कभी अनुभव नहीं किया है। एक दिन एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक प्रोफेसर होंग मिन क्यू से संपर्क करते हैं। वह बताते हैं कि उन्होंने और उनकी टीम ने एक बेहद बुद्धिमान रोबोट विकसित किया है, जो मिन क्यू के घरेलू कामों में उसकी मदद कर सकता है। और चूंकि वह इंसान नहीं है, इसलिए वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस रोबोट की कीमत 100 अरब वॉन है। मिन क्यू को लगता है कि यह धोखा है, लेकिन उत्सुकता के चलते वह प्रोफेसर होंग से मिलने के लिए लैब जाता है। वहां पहुंचते ही एक रोबोट उसका स्वागत करता है, जो बिल्कुल एक खूबसूरत लड़की की तरह लगता है। वह अपना परिचय अजी-3 के रूप में देती है, एक उन्नत एआई रोबोट जिसे प्रोफेसर होंग ने बनाया है। मिन क्यू उसके दिखावट से दंग रह जाता है और जब वह उसे छूता है तो उसमें कोई असामान्य बदलाव नहीं होता। इस नए खोज से उत्साहित होकर वह तुरंत अजी-3 को खरीदने की इच्छा जताता है और इस परियोजना में फंड भी लगाता है। लेकिन पहले वह रोबोट का परीक्षण करना चाहता है। दुर्भाग्य से उस रात लैब में एक आपदा आती है। प्रोफेसर होंग की टीम के एक सदस्य की लापरवाही से अजी-3 के कोर प्रोसेसर पर सोरा की एक बूंद गिर जाती है, जिससे उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। प्रोफेसर और बाकी की टीम निराश हो जाती है, क्योंकि रोबोट को ठीक करने में कई दिन लग सकते हैं और क्योंकि अगर अगले दिन तक अजी-3 को मिन क्यू के पास नहीं पहुंचाया जाता है तो उनका समझौता रद्द हो सकता है। इसलिए प्रोफेसर हांग को एक नई योजना बनानी पड़ती है। वह याद करता है कि उसकी पूर्व प्रेमिका जी-आह रोबोट अजी-3 का प्रोटोटाइप है। चूंकि वांग ने रोबोट को बिल्कुल उसी की तरह बनाया है, इसलिए वह उससे मिलने जाता है। उनकी मुलाकात अजीब हो जाती है और जब वह समझता है कि जी-आह आर्थिक तंगी से गुजर रही है, तो वह उसे 10 लाख रुपए का वेतन देने का प्रस्ताव देता है, अगर वह एक दिन के लिए अजी-3 का भेष बनने पर राजी हो जाती है। जी-आह अपने पूर्व प्रेमी के लिए एहसान नहीं करना चाहती, लेकिन चूंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए वह उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इसके बाद प्रोफेसर वांग जी-आह को अपने प्रयोगशाला ले जाता है और उसे रोबोट दिखाता है। फिर सभी वैज्ञानिक उसकी टीम में शामिल होकर उसे अजी-3 की तरह भेष बनाने में मदद करते हैं। वे उसके शरीर पर कवच फिट करते हैं, उसके सिर पर एक नई विग लगाते हैं और उसे संपर्क लेंस भी देते हैं। ये लेंस वास्तव में कैमरे की तरह काम करेंगे, जिनकी मदद से प्रोफेसर और उनकी टीम हर चीज पर नजर रख सकेंगी। असली अजी-3 रोबोट के जरिए वे जी-आह को निर्देश भी भेज सकते हैं, जिन्हें वह अपनी लेंस पर टेक्स्ट या वीडियो के रूप में प्राप्त कर सकेगी। अगले दिन जी-आह को निर्धारित समय पर मिन क्यू के घर भेजा जाता है, लेकिन जब वह बॉक्स खोलता है तो वह चौंक जाती है। असल में वह पहले भी उससे मिल चुकी थी जब वह फूड डिलीवरी गर्ल का काम करती थी। वह अनुभव बहुत बुरा रहा था, क्योंकि मिन क्यू ने उसके बिना भुगतान किए चले जाने की कोशिश की थी, लेकिन वास्तव में वह बस उससे शारीरिक संपर्क से बचना चाहता था, एक संभावित बहाना। चकित होकर मिन क्यू तुरंत प्रोफेसर को फोन करता है और जानना चाहता है कि क्या हो रहा है। भाग्यवश पिछला एक कहानी गया लेता है कि अजी-3 में 2 मोड़ है, ऑपरेशनल और फ्रेंड मोड़। ऑपरेशनल मोड वह है जहां वह पेशेवर तरीके से व्यवहार करती है, जबकि फ्रेंड मोड में वह ज्यादा इंसानी तरीके से व्यवहार करती है। रोबोट अभी फ्रेंड मोड में है, लेकिन रीसेट बटन दबाकर इसे ऑपरेशनल मोड में लाया जा सकता है। अनजान मिन क्यू इस बात पर तुरंत विश्वास कर लेता है और रोबोट की गर्दन के पीछे बटन दबाकर उसे रीबूट करता है। जी-आह सामान्य होने के बाद मिन क्यू उसका बुद्धि परीक्षण करना चाहता है। ठीक उसी समय प्रयोगशाला में बिजली चली जाती है, जिससे जी-आह अजी-3 सिस्टम से पूरी तरह से कट जाती है। अब उसे खुद पर निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन उसका IQ सिर्फ 94 है। शुरू में
उससे 3 मिनट के भीतर एक संकलित कैलकुलस को हल करके एक बॉक्स को खोलने को कहा जाता है। स्पष्ट रूप से वह कैलकुलस नहीं जानती, इसलिए वह सिर्फ उस बॉक्स को तोड़ देती है, जिससे मिन क्यू हैरान रह जाता है। फिर उससे बिना किसी उपकरण के 10 सेकंड में एक अंडे की छिलका उतारने को कहा जाता है। पहले रेस्तरां में काम कर चुकने के कारण वह आसानी से यह कार्य पूरा कर लेती है। मिन क्यू बहुत प्रभावित होता है, इसलिए वह रोबोट की बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता की प्रशंसा करता है। जी आह को पहली बार बुद्धिमान होने की प्रशंसा मिलती है, इसलिए वह मुस्कुराकर हंसती है। इसी बीच प्रयोगशाला में भी बिजली आ जाती है, लेकिन जब वे जी आह की लेस से जुड़ते हैं तो देखते हैं कि वह मिन क्यू पर चिल्ला रही है। वह उसे बेहया कहकर उस पर आरोप लगा रही है। दरअसल जी आह को बहुत गुस्सा आया क्योंकि मिन क्यू उसके सीने को घूर रहा था, जिसे वह बताता है कि कल से बड़ा लग रहा है। वह उसकी बैटरी पैक जांचने के लिए उसे खोलना चाहता है और इसलिए अपना हाथ उसके सीने की तरफ बढ़ाता है, संभवतः एक बहाना। प्रोफेसर डर से घबराकर घुटनों के बल गिर पड़ता है और जब मिन क्यू फोन करता है तो वह कुछ नहीं बोल पाता। मिन क्यू मांगता है, तुम अभी किसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन जब वह सिर्फ उन्हें सस्ती बैटरियां लगाने का आरोप लगाता है, जिससे अजी-3 का सीना फूल गया है, तो वे राहत की सांस लेते हैं। हांग कुछ देर लड़खड़ा जाता है और झूठ बोलता है कि उसने सिर्फ अजी-3 की बैटरी पैक अपग्रेड की है। वह मिन क्यू को चेतावनी भी देता है कि उसे उसके सीने को नहीं छूना चाहिए। फोन रखने के बाद मिन क्यू अपनी दवा लेने लगता है, लेकिन अचानक उसे गला घोंटने लगता है। वह जमीन पर गिर जाता है और लकवा मारने लगता है, लेकिन भाग्यवश जी आह उसकी पीठ थपथपाकर उसकी मदद करती है। जब मिन क्यू होश में आता है तो वह रोबोट को विस्मय से देखता है। जब वह पूछता है कि बिना किसी निर्देश के उसने उसकी मदद क्यों की, तो जी आह कहती है कि वह बहुत कुछ कर सकती है। इसके बाद पहली बार उनका शारीरिक संपर्क होता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मिन क्यू को कोई एलर्जी नहीं होती। आखिरकार दिन के अंत में जी आह को वापस प्रयोगशाला लाया जाता है। प्रोफेसर हांग उसे डांटते हैं क्योंकि वह पकड़ी जाने वाली थी, लेकिन जी आह नाराज है क्योंकि उसे लगता है कि उसने अच्छा काम किया है। उस पर कभी प्रशंसा नहीं की जाती। इससे निराश होकर वह वहां से चली जाती है। जल्द ही प्रोफेसर को एक नागवार खबर मिलती है कि अजी-3 की मरम्मत के लिए जिस खास पुर्जे का आर्डर दिया गया था, वह गलती से अफ्रीका भेज दिया गया है और अब उसमें कम से कम 2 हफ्ते का समय लगेगा। इस मुसीबत को और बढ़ाते हुए उसी वक्त मिन क्यू भी उसे फोन करता है और 1 महीने के लिए अजी-3 को रखने की इच्छा जाहिर करता है। वह रोबोट को गहराई से सीखना चाहता है और उसे अपनी जरूरतों के अनुसार पूरी तरह से कार्यात्मक बनाना चाहता है। बेबस होकर प्रोफेसर जी आह को फिर बुलाता है और उसे कुछ हफ्तों के लिए रोबोट का भेष बनाने की गुजारिश करता है। इस बार वह उसकी प्रशंसा करता है और उसे और अधिक रकम का प्रस्ताव देता है, जिसे सुनकर वह तुरंत राजी हो जाती है। फिर प्रोफेसर हांग समझाता है कि अब जब तक असली अजी-3 की मरम्मत नहीं हो जाती, तब तक जी आह को महल में काम करना होगा और हर रात उसे रिचार्ज के लिए प्रयोगशाला वापस आना होगा। दुर्भाग्य से अगले ही दिन काम पर जाने पर जी आह को जोरदार दस्त होने लगती है। वह उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से हाक जाती है। हैरान मिन क्यू पूछता है, यह आवाज क्या है? ये जिस पर रोबोट जवाब देती है, बाप हाक गए मेरे स्वामी, ये जल्द ही घर में बदबू फैल जाती है, इसलिए वह उसे कपड़े बदलने की सलाह देती है। अनजान मिन क्यू उस पर विश्वास कर लेता है क्योंकि वहां दोनों के अलावा कोई और नहीं है, इसलिए वह वहां से चला जाता है और इस मौके का फायदा उठाती है। जी आह जल्दी से शौचालय की ओर भागती है, लेकिन मिन क्यू जल्द ही वापस आ जाता है और पाता है कि रोबोट गायब है। वह पूरे घर में उसकी तलाश करता है और आखिरकार उसे शौचालय में अपना महंगा परफ्यूम छिड़कते हुए देखता है। जी आह बहाना करती है कि वह शौचालय की सफाई कर रही है, लेकिन मिन क्यू उस पर विश्वास नहीं करता और दावा करता है कि रोबोट पानी को छू नहीं सकते। फिर भी वह झूठ बोलती है कि वह एक उन्नत आई जैसी है जो बर्तन धोने में माहिर है। जब मिन क्यू जाने ही वाला होता है तो उसे देखता है कि जी आह का चेहरा पसीने से तर है। वह उसके पास जाना चाहता है, लेकिन अचानक साबुन पर फिसल जाता है। जी आह मिन क्यू की ओर भागती है, लेकिन उसकी जगह उसकी परफ्यूम बोतल पकड़ लेती है। दुर्भाग्य से वह सीधे उस पर गिर जाती है और अपने लोहे के प्लेट से उसकी पसलियां चोटिल हो जाती है। उस शाम जब जी आह सफाई कर रही होती है तो गलती से मिन क्यू का 15 सालों से बनाया हुआ ताश का महल गिर जाता है। यह देखकर मिन क्यू पीड़ा से चिल्लाता है, लेकिन वह कुछ और कह पाता। जी आह कहती है
कि उसकी बैटरी 5% बची है और स्टैंड बाय मोड में आ जाती है। बाद में वह प्रोफेसर से मिलता है और उसकी गलतियों से परेशान होने की बात करता है, लेकिन प्रोफेसर कहता है कि उसे अजी 3 को और समय दिया जाए ताकि वह गहराई से सीख सके। मिन क्यू अजी 3 को और समय देने पर राजी हो जाता है। अगले दिन एक मेहमान आने पर मिन क्यू खुश होता है और जी आह से बाहर न आने को कहता है। वह उसकी पहली प्रेमिका रियले है, लेकिन जब रियले उसके कंधे को छूती है तो उसकी उत्सुकता डर में बदल जाती है। मिन क्यू अपना चेहरा फेर कर रखता है और रियले से अपनी फैलती हुई खुजली छिपाने में कामयाब रहता है। फिर वह एक महत्वपूर्ण मीटिंग का बहाना बनाकर घर वापस भाग जाता है। कैसे भी हो, वह मना किए गए कमरे तक पहुंचता है और एंटीडोट इंजेक्शन लेने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कमजोर होने के कारण उसे पकड़ नहीं पाता। जब जी आह उसे देखती है तो मिन क्यू बेहोश होकर जमीन पर पड़ा है और सांस लेने में परेशानी हो रही है। तभी वापस फ्लैशबैक शुरू होता है, जब सब कुछ मिन क्यू के लिए सामान्य था, जब वह मानव स्पर्श से एलर्जी नहीं था। छोटे मिन क्यू के माता पिता उसका उत्साह बढ़ाते हैं जब वह अपना पहला ताश का महल बनाता है। जब वह गिर जाता है तो पिताजी कुछ कूल तरीकों से उसका निराशा दूर करते हैं। एक और स्मृति में सभी मिन क्यू की जन्मदिन पार्टी में इकट्ठे होते हैं। घर वापस आते समय पूरा परिवार शब्द खेल खेलता है, लेकिन दुर्भाग्य से जब पिताजी गाड़ी की खिड़की खोलते हैं तो एक जन्मदिन का गुब्बारा उनके चेहरे पर आ जाता है और उनकी गाड़ी आगे आ रहे ट्रक के रास्ते में आ जाती है। अगला दृश्य अस्पताल में होता है, जहां मिन क्यू अपने माता पिता की मौत पर रो रहा है जो दुर्घटना में मारे गए थे। मैं गुब्बारों को पहले जैसा नहीं देख पाऊंगा। ये दिन में उसके कई रिश्तेदार उससे मिलने आते हैं और उसके कानूनी अभिभावक बनने की कोशिश करते हैं। मुख्य उद्देश्य उसके माता पिता की संपत्ति को हड़पना है। लेकिन जब मिन क्यू बाथरूम जाता है और अपनी जेब खंगालता है तो उसे एक रहस्यमय संदेश मिलता है जिसमें लिखा है, किसी भी कागज पर दस्तखत न करें। ये उसी दिन शाम को उसका दोस्त से मिलता है और उसे गोद लेने के कागज देता है। यूट्यूब कहता है कि उसके पिता ने भेजा है और अगर मिन क्यू उसका भाई बन जाए तो अच्छा रहेगा। मिन क्यू कुछ देर सोचता है और अंत में गोद लेने के कागजात पर दस्तखत कर देता है। उत्साहित यूट्यूब अपने मित्र का हाथ थामकर उसे सहारा देना चाहता है, लेकिन जब मिन क्यू नीचे देखता है तो उसे यूट्यूब का हाथ भयानक पंजों में बदलता हुआ दिखाई देता है। डरकर मिन क्यू चिल्लाते हुए भाग जाता है, जबकि यूट्यूब के छूने से उसके हाथों पर अजीब फुफोले निकलने लगते हैं। कुछ देर बाद यूट्यूब अपने पिता के पास वापस आता है और उसे गोद लेने के कागजात देकर कहता है कि काम पूरा हो गया है। लेकिन जब पिता आखिरी पन्ने पर जाता है तो वहां मिन क्यू के दस्तखत के बजाय बेटा एक लिखा हुआ देखता है। इससे वह समझता है कि बच्चा सिर्फ अकेला रहना चाहता है। दूसरी ओर छोटा मिन क्यू अपने अंधेरे और खाली महल में वापस आता है और उस दिन से वह दूसरे इंसानों से दूर रहने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि सभी ने उसका विश्वासघात किया है। वह दूसरे इंसानों से नफरत करने लगता है, जिससे उसकी एलर्जी शुरू होती है। बदतर से बदतर होते हुए जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसकी एलर्जी के बारे में केवल उसके निजी डॉक्टर को ही पता रहता है। वर्तमान में जी आह के साथ मिन क्यू चौंक कर जागता है। वह उसे बताता है कि उसे लोगों द्वारा छुरा घूम पे जाने का सपना आया था। हालांकि उसे आश्चर्य होता है कि वह पूरी तरह सामान्य स्थिति में है और उसके शरीर पर कोई निशान भी नहीं है। इसलिए वह जी आह के गालों को दबाता है, जैसे उसके प्रति आभारी है कि उसने उसे इंजेक्शन दिया। जैसे जैसे उनके रिश्ते गहरे होते जाते हैं, जी आह और मिन क्यू एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगते हैं और करीब आ जाते हैं। एक दिन मिन क्यू उससे रियले के साथ डेट पर जाने को कहता है। डेट ज्यादा अच्छी नहीं जाती और जब रियले जाने लगती है तो वह सुझाव देती है कि वे दोस्त बनकर मिलें। आनाकानी करते हुए मिन क्यू उसका हाथ लेता है, जिससे उसकी एलर्जी शुरू हो जाती है। जल्द ही उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और जब वह अपना इंजेक्शन लेने की कोशिश करता है तो वह दो राय में पड़ जाता है कि क्या उसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, क्योंकि वह अपने दुखी जीवन से परेशान है। ठीक उसी समय उसकी स्मार्ट वॉच की बीप तेज होने लगती है और अंत में वह इंजेक्शन गिरा देता है। भाग्यवश जी आह वहां आ जाती है और उसे होश में लाती है। वह उसके पास बैठ जाती है और जब मिन क्यू उसकी तरफ देखता है तो उसकी प्रतिक्रिया कम हो जाती है और मॉनिटर सामान्य हो जाता है। ऐसा लगता है कि वह इंजेक्शन के बिना ही पूरी तरह ठीक हो गया है। थोड़ी देर बाद दोनों वापस अपार्टमेंट जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जब वे एक मोड़ पर मुड़ रहे हैं तो मिन क्यू अचानक एक मालीराम से टकरा जाता है और गिर पड़ता है।
मालीराम तुरंत उसे उठाकर देखता है कि वह ठीक तो है, लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि एलर्जी नहीं होती। यह देखकर वह खुद को जांचने के लिए भीड़ में शामिल होने की कोशिश करता है, जिसे उसने 15 साल से नहीं किया था। बाद में जब दोनों बाहर निकलते हैं तो एक बच्चा मिनक्यू के हाथ से टकराता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। फिर दोनों एक बाहरी प्रदर्शन देखने भीड़ में शामिल हो जाते हैं, जहां मिनक्यू चौंक जाता है जब उसके बगल वाला व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके मॉनिटर की जांच से पता चलता है कि सब ठीक है। इसके परिणामस्वरूप मिनक्यू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह धीरे से कहता है, जो मुझे अंततः चंगाई मिल गई है। इसके बाद वह एक शांत जगह पर जाकर अपने निजी डॉक्टर डॉ ओ को फोन करता है। लेकिन जैसे ही वह रोते हुए कबूलता है कि उसकी एलर्जी ठीक हो गई है, एक रास्ता चलने वाला उससे टकरा जाता है, जिससे उसका मॉनिटर जोर से बजने लगता है। इसी बीच जी आह मिनक्यू की तलाश करने लगती है, और जब दोनों मिलते हैं तो उसकी नब्ज धीमी पड़ जाती है और उसके लक्षण गायब होने लगते हैं। मिनक्यू उसे विस्मय से देखता है, और जब एक जोड़ा उनके सामने आ जाता है तो उसके लक्षण वापस आ जाते हैं। जब डॉ पूछता है कि क्या वहां कोई है, तो मिनक्यू कबूलता है कि हाँ, कोई है। जब मैं किसी को देखता हूं तो लक्षण गायब हो जाते हैं, और जब नहीं देखता तो वापस आ जाते हैं। हालांकि जब जिया मुस्कुराती और हाथ हिलाती है तो मिनक्यू रोते हुए कबूलता है कि यह कोई इंसान नहीं है। फोन रखने के बाद मिनक्यू जिया को गले लगाता है और कहता है, यह इसलिए हुआ क्योंकि तुम मेरे साथ थी। वह उसके लिए दुनिया की सबसे लंबे समय तक चलने वाली बैटरियां खरीदने का वादा करता है और यहाँ तक कहता है, ये जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मेरे पास रहना, तुम अब मेरा सबसे कीमती खजाना हो। जब जिया अविश्वास से देखती है तो आसपास के लोग उन दोनों के लिए तालियां बजाने लगते हैं, जिसे मिनक्यू उसका माथा चूमता है। घर पर वापस आकर मिनक्यू डॉ ओ को बताता है कि भले ही उसका संपर्क कई लोगों से हुआ है, लेकिन वह बिल्कुल ठीक है। फिर वह अपने फुल लेंथ मिरर के सामने खड़ा होकर फोन पर दिखाता है कि उसके दावे सही है। डॉ ओ हैरान है कि कई सालों बाद पहली बार मिनक्यू को किसी इंसान से संपर्क के बाद दवा की जरूरत नहीं पड़ी। वह स्पष्ट करता है कि यह उस रोबोट की वजह से हुआ है जो पिछले 10 दिनों से मिनक्यू के साथ रही है, और इसे चमत्कार कहता है। फिर वह मिनक्यू से कहता है कि वह उन सभी घटनाओं की सूची बनाए जो उस रोबोट के आने के बाद से हुई है, ताकि वे समझ सके कि यह कैसे संभव हुआ। अगले कुछ दिनों में कई प्रयोग किए जाते हैं और सभी इशारा करते हैं कि जब भी रोबोट जीआई उसके साथ होगी तो मिनक्यू इंसानों के साथ बिल्कुल ठीक रहेगा। इसलिए जब भी वह किसी से मिलना चाहता है तो वह उसे अपने साथ ले जाता है और उसे अपनी सबसे कीमती संपत्ति मानता है। इसी बीच अजी 3 रोबोट की मरम्मत पूरी हो जाती है। वह सामान्य रूप से काम कर सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ समय की जरूरत होगी ताकि वह ठीक से अनुकूलित हो जाए और परिवर्तन सुचारू रूप से हो सके। प्रोफेसर हान का दावा है कि उन्हें अशी 3 को डीप लर्निंग करने और तैयार करने में कुछ और दिन लगेंगे। जिया, जो अपनी नई जिंदगी से आदी हो चुकी है, इस खबर से दुखी होती है। एक दिन मिनक्यू जिया को एक फैंसी रेस्तरां ले जाता है, लेकिन उसे अलग मेज पर अकेले बैठा देता है। फिर वह गर्मजोशी से रियल और उसके पिता से मिलता है और तीनों बातचीत करते हैं, जबकि स्पष्ट रूप से नाराज जिया देखती रहती है। कुछ देर बाद जब मिनक्यू उसे लेने आता है तो वह उसका हाथ नकार देती है और खुद ही चली जाती है। यही सिलसिला कुछ समय तक चलता रहता है। मिनक्यू तभी सुरक्षित रहता है जब जिया उसके आसपास होती है, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब वह अकेला होता है। मिनक्यू एक पेट्रोल पंप पर रुकता है और अपना ट्रंक खोलता है, जहां क्रेडिट कार्ड और नकद रखे हुए हैं। जब नौकर उसका कार्ड वापस करता है तो वह मिनक्यू की उंगली से छू जाता है, लेकिन मिनक्यू इतना विचलित रहता है कि उसे ये महसूस ही नहीं होता और वह वहां से निकल जाता है। हालांकि कुछ ही देर बाद उसे एहसास होता है कि उसने नौकर के हाथ को छुआ है और वह अपने शरीर पर खुजली के निशान देखता है। आश्चर्यजनक रूप से मिनक्यू में कुछ नहीं मिलता और उसका मॉनिटर भी दिखाता है कि वह ठीक है, भले ही वह अकेला है। इसलिए वह अपने निजी डॉक्टर से मिलने की व्यवस्था करता है। अस्पताल पहुंचने पर मिनक्यू निर्वाक डॉ ओ को गले लगाता है और उन्हें पिछले 15 सालों के कठिन परिश्रम के लिए धन्यवाद देता है, संकेत देते हुए कि वह अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। शांत होने के बाद डॉक्टर पूछते हैं कि क्या कुछ ऐसा हुआ जिससे वह खुश हुआ, और मिनक्यू जवाब देता है कि अब उसे प्यार की समझ आ गई है, जैसा उम्मीद किया गया था। ओ मानते हैं कि मिनक्यू रियल की बात कर रहा है, इसलिए वह सुझाव देते हैं कि वह अजी 3 को भी धन्यवाद दे।
फिर वह मिन क्यू से कहते हैं कि वह अब अशित्री को भेज सकता है, बताते हुए कि मिन क्यू इसलिए रोबोट से लगाव बना बैठा था क्योंकि वही उसका 15 सालों का पहला दोस्त था। लेकिन अब जब वह पूरी तरह से ठीक हो चुका है तो वह किसी इंसान से जुड़कर और अधिक खुशी पा सकता है। मिन क्यू विरोध करता है कि अजी-3 ने उसे खुश किया है, लेकिन ओ इसे एक भ्रम कहते हैं। वह चाहते हैं कि मिन क्यू उस किसी के स्पर्श का अनुभव करे जिससे वह सचमुच प्यार करता है। उसी शाम एक उदास मिन क्यू प्रोफेसर हांग के पास जाता है और खुलासा करता है कि वह रोबोट अजी-3 से प्यार करता है। हांग समझते हैं कि मिन क्यू अपने पहले 15 सालों के दोस्त से और उसी से आसक्त हो गया जिसने उसे ठीक किया। मिन क्यू फिर बताता है कि अजी-3 उसे जिंदा महसूस कराती है, लेकिन प्रोफेसर हांग उसे याद दिलाते हैं कि वे एक रोबोट की बात कर रहे हैं जिसे पहले से प्रोग्राम किया गया था। ये सुनकर मिन क्यू स्वीकार करता है कि वह पागल हो रहा है और आंसुओं से टपकती आंखों से वह प्रोफेसर से समाधान मांगता है। अगले दिन हांग मिन क्यू के पास आता है और बताता है कि एक रास्ता है। वह प्रस्ताव रखता है कि वे अजी-3 को रीसेट कर दें, क्योंकि इस तरह वह सब कुछ भूल जाएगी और उसे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। मिन क्यू टूट जाता है, लेकिन वह जानता है कि यही एकमात्र रास्ता है। बाद में उस दिन जिया को भी इस खबर के बारे में पता चलता है और वह टूट जाती है। वह आखिरी बार अजी-3 का भेष बनाती है। अगली बार जब हम उसे देखते हैं तो वह बाहर बर्फ गिरते हुए मिन क्यू के घर के सामने खड़ी है। वह उसके साथ आखिरी बार घूमने जाता है और फिर महल लौट आता है। आखिरकार वे एक दूसरे का सामना करते हैं और मिन क्यू उसे कहता है कि जो चीजें उसने आज उसे दिखाई है वे रोजमर्रा की जिंदगी के हिस्से है जिसे उसने 15 लंबे सालों बाद उसे वापस दिया है। मिन क्यू फिर उसे धन्यवाद देता है कि वह उसके लिए इतनी चीजें रही, उसका दोस्त और उसकी दवा, और एक बार फिर माफी मांगता है। जिया अपनी आभार और खेद की भावनाओं को व्यक्त करते हुए आंसू रोकने की जद्दोजहद करती है। वह बस यही उम्मीद करती है कि आने वाले दिनों में वह खुश रहे। मिन क्यू उसे घूरता है और जब एक आंसू गिरता है तो वह शांत रहकर अजी-3 को ऑपरेशन मोड में ले आता है। इसके बाद वह घोषणा करता है कि वह उसे रीसेट करने वाला है, जिस पर जिया उसे याद दिलाती है कि उनकी सभी यादें स्थायी रूप से मिट जाएंगी। फिर भी मिन क्यू आगे बढ़ने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन बटन दबाने से पहले वह अपनी मां का हार निकालकर जिया के गले में पहना देता है। फिर वह उसे गले लगाता है और बटन दबाकर अपना अंतिम संदेश इनपुट करता है, ये मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब जिया रीसेट के लिए रिवर्स गिनती शुरू करती है तो मिन क्यू आंसुओं में बह जाता है और उसे कसकर गले लगा लेता है। जब वह 1 पर पहुंचती है तो आखिरकार उसके भी एक आंसू गिरता है। प्रयोगशाला में वापस असली अजी-3 रिपोर्ट करती है कि मिंकू का फोल्डर डिलीट हो गया है। उस रात मिंकू और शिया अपने अपने घरों में रोते हुए सो जाते हैं। जिया इतना ज्यादा रोती है कि बीमार पड़ जाती है। अगले दिन सुबह उसे गंभीर नलासक्ति के कारण अस्पताल ले जाया जाता है और वहां हम देखते हैं कि वह अभी भी मिन क्यू का हार पहने हुए है। अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए जिया अपनी दादी के साथ अपने गांव चली जाती है, जबकि मिन क्यू रियल से शादी के लिए तैयारी करने लगता है। एक दिन मिन क्यू ट्रेन में सवार होता है, जहां वह एक परिचित चेहरे से मिलता है। वह कोई और नहीं बल्कि जिया है, जिसे मिन क्यू अपना पुराना रोबोट समझता है। हालांकि दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे होते हैं, लेकिन कोई एक शब्द नहीं बोलता। जिया को उससे बिल्कुल भी प्रतिक्रिया न करने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं, जबकि मिंकू को संदेह है कि क्या वह वास्तव में एक रोबोट है या नहीं। समय गवाए बिना मिन क्यू प्रोफेसर वांग को फोन करके पूछता है कि उसने अशित्री का चेहरा कैसे बनाया। वांग बताता है कि उसने जिसे वह जानता था उसी के आधार पर रोबोट बनाया है, जिसका चेहरा, व्यक्तित्व, आदतें आदि उसी जैसी है। मिन क्यू पूछता है कि क्या उससे बातचीत करना संभव है, और वांग हाँ कहता है। हालांकि वह यह भी कहता है कि अगर वह उससे बात नहीं करेगा तो दोनों के बीच बेमेल नहीं होगा, इसलिए यही बेहतर होगा। सलाह के बावजूद मिन क्यू उसके पीछे उसकी दादी की दुकान तक जाता है और उससे बात करने का प्रस्ताव रखता है। हालांकि वह बहाना बनाकर कहती है कि वह अभी व्यस्त है, लेकिन अपनी जिद्दी मिजाज के कारण मिन क्यू उसका इंतजार करने को तैयार है। इसी बीच जिया रसोई घर में जाकर अपने गले का हार उतारकर एक प्लेट पर छुपा देती है। घंटों बीत जाते हैं, लेकिन मिन क्यू अभी भी नहीं गया है, इसलिए जिया उससे बात करने को मजबूर होती है। वह स्वीकार करती है कि 4 साल पहले उसने डॉ हान के पैसों को छुपाया था ताकि वह एक किरदार मॉडल बन सके,
लेकिन बस इतना ही। मिन क्यू और आगे पूछना चाहता है, लेकिन जिया उसे चेतावनी देती है कि वह वहां से चला जाए, नहीं तो वह पुलिस बुला लेगी। हालांकि मिन क्यू चालाकी से उसकी दादी से पूछता है कि क्या उनके पास कोई कमरा खाली है, और जिया के सहमे रह जाने पर बुढ़िया हाँ कह देती है और उसे रात भर रहने की अनुमति दे देती है। अगले कुछ दिनों में वह दादी से गहरा नाता बनाता है, जिससे जिया भी प्रभावित होती है और उसे उसके साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। एक शाम दादी जिया से कहती है कि वह एक गोदाम से सामान लेकर आए, लेकिन चूंकि अब रात हो चुकी है इसलिए वह मिन क्यू से उसके साथ जाने को कहती है। अनिच्छा से जिया उसे वहां ले जाती है। रास्ते में वे एक दूसरे के चेहरों को देखते हैं और अतीत को याद करते हैं। जल्द ही जिया खुलने लगती है और वे गोदाम पहुंचने तक आपस में बातचीत करते रहते हैं। लेकिन जब वे आवश्यक सामान उठाने लगते हैं तो दुर्भाग्य से किसी ने अनजाने में दरवाजा बंद कर दिया कि अंदर अभी 2 लोग हैं। विवश होकर यह जोड़ा रात भर वहीं बिताने के लिए मजबूर हो जाता है जहां वे और भी करीब आते हैं। अगले दिन किसी ने आखिरकार गोदाम का दरवाजा खोला और देखा कि यह जोड़ा एक दूसरे के साथ सोया हुआ है। जागने के बाद वे दादी की दुकान पर वापस आते हैं और उनकी खाना बनाने में मदद करते हैं। एक मौके पर मिन क्यू लगभग उस हार को देख लेता है, लेकिन ऐसा होने से पहले ही जिया उसे फिर छिपा लेती है। अगले दिन मिन क्यू फिर रेस्तरां आता है, लेकिन पता चलता है कि जिया वहां से चली गई है। उदास होकर वह हर जगह उसकी तलाश करता है जब तक उसे पुल के किनारे नहीं देखता। उसे देखकर जिया जल्दी से उस हार को छिपा लेती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस वजह से मिन क्यू उस आखिरी दिन को याद करने लगता है जब वह अजी 3 के साथ था। समझते हुए कि उसके साथ धोखा हुआ है, वह गुस्से से भर जाता है। लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने वाला होता है, उसकी एलर्जी फिर से शुरू हो जाती है और इंडिकेटर लाल हो जाता है, जो पहले कभी नहीं हुआ था। आखिरी दृश्य में वह बेहद निराशा में जमीन पर गिर पड़ता है और उसके जीवित बचने की बहुत कम संभावना रह जाती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।